हे एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन IS गुरु दीपक सिंह चैनल। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर की। और जैसा कि ऑलरेडी बहुत सारे सेशन यहाँ पे हो चुके हैं, तो आज का जो सेशन होगा उसमें काफ़ी चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है, देश की पहली किसान स्पेशल ट्रेन किन स्थानों के बीच चलाई गई थी। ठीक है, किसान स्पेशल ट्रेन, ध्यान में रखना, किसान स्पेशल ट्रेन किन स्थानों पे चलाई गई थी। ए ऑप्शन है यहाँ पे टाटा नगर से देवलाली, बी ऑप्शन है यहाँ पे देवलाली से दानपुर, सी ऑप्शन है दानपुर से टाटा नगर, या डी ऑप्शन है बरौली से टाटा नगर। आपके पास 30 सेकेंड है, आप फटाफट आंसर सबमिट करें। सबमिट योर आंसर क्विकली। ऑलरेडी मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। निवेदिता जी हैं, गोलू जी हैं, अरविंद जी हैं, रवि जी हैं, सर्वेश जी हैं, विजय जी हैं, राजू जी हैं, गुंजन जी हैं, प्रशांत जी, पूजा और बहुत सारे लोग ऑलरेडी, जीतू, अभिषेक, आंचल, बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे जुड़ चुके हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। और आपके पास 30 सेकेंड, यू हैव ओनली 30 सेकेंड टू सबमिट योर आंसर। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो विदाउट यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं, युवराज जी का आंसर आ गया ए, अभिषेक जी का आ गया सी, सुनील, मुरली, सर्वेश, विनीत और विजय जी का यहाँ पे आंसर आ चुका ऑलरेडी। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। इसके अलावा अभिषेक, शशांक जी हैं, अमन जी हैं, आशीष जी हैं, सर्वेश जी हैं, अमन जी हैं, अरविंद जी हैं, आंचल जी हैं, दयाशंकर जी हैं। बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रयास किया है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था, यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये ध्यान में रखना, यूपी पीसीएस में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। आगे आने वाले जो एग्जाम है उसमें ये पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। सोनम जी है, सर्वेश जी है, श्रेया जी है, विपिन जी है। टाइम अप, टाइम अप। देखिए टाइम अप हो गई है। अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ध्यान लीजिए, किसान स्पेशल ट्रेन ये जो है अभी हाल ही में यहाँ पे देवलाली से दानपुर के बीच चली है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली है बात यह है कि देवलाली जो स्थान है, देवलाली जो स्थान है ये महाराष्ट्र में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। आप लोगों को पता होगा नासिक, और नासिक में, नासिक कहाँ पे पड़ेगा, वो महाराष्ट्र में पड़ेगा। तो महाराष्ट्र के जो एक, ठीक है, एक प्लेस है जो बहुत ही फेमस प्लेस है, नाम है नासिक। वहां के एक छोटे से इलाके में देवलाली से ये कहां पे जुड़ी है, दानापुर। तो ये जो दानापुर है वो कहां पे है, तो ध्यान में रखना, दानापुर ये बिहार में है। दानापुर कहां पे है, बिहार में। अभी जब ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था तो इसमें क्या पूछा गया था, ध्यान में रखिएगा, ये केवल राज्य पूछा गया था, किस राज्य से किस राज्य तक चली थी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि देवलाली से दानापुर के बीच किसान स्पेशल ट्रेन चली थी। ठीक है, तो बिहार से यानी महाराष्ट्र से कहां तक, बिहार तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग महाराष्ट्र पे आते हैं। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है सभी लोगों को पता है, महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। ठीक है, और मुंबई न केवल महाराष्ट्र की राजधानी है बल्कि भारत की जो वित्तीय राजधानी है, भारत की जो वित्तीय राजधानी है, यानी वित्तीय राजधानी है, वित्तीय राजधानी है, वो भी क्या है, वो भी मुंबई है। ठीक है, वित्तीय राजधानी भारत की कौन सी है, मुंबई है। तो मुंबई न तो केवल महाराष्ट्र की बल्कि भारत की वित्तीय राजधानी भी है। इसके अलावा 7 टापुओं का शहर भी इसे बोलते हैं। मुंबई को क्या बोलते हैं, 7 टापुओं का, टापू मतलब होता है द्वीप। तो 7 टापुओं का जो शहर है वो भी क्या है, मुंबई है। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर मुंबई में आप देखेंगे तो यहाँ के जो सीएम है, सब लोगों को पता है, सब लोग फटाफट इनके यहाँ के सीएम का नाम बताएं। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है, और वो जो है विधानसभा से आए हैं या विधान परिषद से, ध्यान में रखना, वो विधानसभा से आए हैं या विधान परिषद से आए हैं। इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जिनको पता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो खुले में बीड़ी सिगरेट का प्रतिबंध लगाने वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो खुले में, ध्यान में रखना, खुले में बीड़ी सिगरेट, खुले में बीड़ी सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने, बीड़ी और सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला जो राज्य है वो भी कौन सा है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कोरोना का ट्रीटमेंट यानी प्लाज्मा थेरेपी के लिए, कौन सा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी के लिए यहां पे एक प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया गया था। किसके लिए, कोविड-19 के उपचार के लिए, कोविड, ठीक है, 19 के उपचार के लिए यहां पे प्लाज्मा थेरेपी करके एक प्रोजेक्ट, प्लाज्मा थेरेपी का जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट प्लेटिना, प्रोजेक्ट प्लेटिना। ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्लेटिना जो है, प्लेटिना वो कहां पे शुरू किया गया था, तो वो भी महाराष्ट्र में शुरू किया गया था।
महाराष्ट्र में नागपुर है, नागपुर यहां पे शीतकालीन राजधानी है इसकी, क्या है, शीतकालीन राजधानी। तो नागपुर यहां पे जो है, नागपुर वो शीतकालीन राजधानी है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, शीतकालीन राजधानी क्या है, नागपुर है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद एक जगह है, एक जिला है इसका, जिसका नाम है औरंगाबाद। औरंगाबाद में औरंगाबाद, और यहां पे क्या विशेषताएं हैं, यहां पे दो चीज है, एक तो अजंता है, क्या नाम है, अजंता, ठीक है, अजंता की गुफाएं सभी लोग जानते होंगे, अजंता की गुफाएं, और दूसरा एलोरा भी यहीं पे, एलोरा भी यहीं पर है। तो अजंता और एलोरा ये किस राज्य में पड़ेगा, तो महाराष्ट्र में पड़ेगा, और किस जिले में पड़ेगा, तो औरंगाबाद जिले में पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एलोरा और अजंता ये यूनेस्को की सूची में, किसके, यूनेस्को की सूची में इन जगहों को शामिल किया गया है। इसके अलावा लास्ट चीज, एक चीज ले लेते हैं, यहां पे एक टाइगर रिजर्व है, और इस टाइगर रिजर्व का नाम है, ठीक है, यहां पे जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम है पेंच। तो पेंच जो ऐसा टाइगर रिजर्व है जो फंसा हुआ है, पेंच फंस जाती है ना, तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फंसा हुआ ये टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है पेंच। यहां पे एक नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क का नाम है, ठीक है, संजीव गांधी, ठीक है, संजीव गांधी, संजय गांधी जो नेशनल पार्क है, ध्यान में रखना, संजय गांधी नेशनल पार्क वो कहां पे है, महाराष्ट्र में। तो संजय गांधी जो नेशनल पार्क है वो कहां पे है, महाराष्ट्र में। इतनी बातें आप महाराष्ट्र के बारे में जरूर याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बार बार एग्जाम में पूछी जाती रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य ने अरावली पहाड़ियों पर बीज बोने के लिए एरियल सीडिंग, ठीक है, का नया तरीका अपनाया, ठीक है, कहां पे, अरावली पहाड़ियों पे, कहां पे, अरावली पहाड़ियों पे, ध्यान में रखना, अरावली पहाड़ियों पे। तो ए ऑप्शन आपके पास है कर्नाटक, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है केरल, या फिर डी ऑप्शन हरियाणा। आपके पास 30 सेकेंड है। यहां पे मैं ऑलरेडी देख पा रहा हूं बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहां पे अच्छा जवाब दिए हैं, विधान परिषद से हैं, और यहां पे उद्धव ठाकरे जी है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, आंसर है। यहाँ पे अभिषेक जी ने, अमन जी ने, आंचल जी ने, आशीष जी ने, गुंजन जी ने, श्रेया जी ने, और यहाँ पे बहुत सारे लोग, बिल्कुल बिल्कुल, एलिफ्रेंटा भी यहाँ पे है, बिल्कुल बिल्कुल बाबू, विजय बाबू यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे अच्छा जवाब दे रहे हैं। यू हैव डन ए ग्रेट जॉब। पूजा बोल रही है कि हमारे यहाँ पे थोड़ी सी बफरिंग आ रही है। पूजा, आपके यहाँ और आंचल जी के यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम आपके यहाँ होगा, यहाँ पे ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है, ठीक है, स्टूडियो में सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ विपिन, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया, डी आंसर आ गया है, बहुत सारे लोग, दिव्यांश जी, शिवांगी जी, विजय जी, अमन जी, विपिन जी, दिव्यांश जी, सोमन जी, और आंचल जी, सुनील जी, आशीष जी, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, और टाइम इज गोइंग टू बी अप, टाइम अप, क्योंकि एग्जाम के बाद अगर हमने आंसर दिया भी तो उसका कोई विशेष मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी जो अरावली की पहाड़ियों पर, ठीक है, एरियल सीडिंग करने वाला जो राज्य है उसका नाम है हरियाणा। क्या नाम है इसका, हरियाणा। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये एरियल सीडिंग होती क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये क्या है, एक ड्रोन है, सभी लोगों को पता है ड्रोन। तो ड्रोन से क्या हो रहा है, बीज गिराए जा रहे हैं, ठीक है, बीज गिराए जा रहे हैं। और बीज कैसे गिराते हैं, इस फॉर्म में, क्योंकि सीधे बीज अगर मान लीजिए इस ड्रोन से अगर सीधे आप सीड गिराते हो या बीज गिराते हो, तो ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह है थोड़ी देर के लिए, तो सीड एकदम ऊपर ही यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और जब अगर इकट्ठा हो जाएगा तो वो लगेगा जमीन में नहीं, और जब लगेगा नहीं जमीन तो यहां से पौधे नहीं निकलेंगे। तो अभी प्रयास किया जा रहा है, इस तरह की टेक्निक का यूज किया जा रहा है। देखिए कीप टाइप का, ये एक कीप टाइप का क्या है, एक स्ट्रक्चर है, जो अगर यहां से छोड़ा जाएगा तो सीधे वो जमीन में धंस जाएगा और वहां से पौधे निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी ऐसी टेक्निक का प्रयोग कर रहा है हरियाणा, अरावली के किस पर्वत के, अरावली के पर्वत पे सीडिंग करने के लिए, वहां पे पेड़ पौधे लगाने के लिए, जहां पर पेड़ पौधे ऑलरेडी क्या है, या तो नहीं है या तो समाप्त है। तो चलिए पहले एक बार देख के आते हैं। यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये हरियाणा है और ये दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली अगर आप देखोगे तो इसकी बाउंड्री जो है यूपी से भी लग रही है, उत्तर प्रदेश से, और इसकी बाउंड्री जो है हरियाणा से भी लग रही है, ठीक है। अब यहां पे बात आती है अरावली पर्वत की। सबसे पहली बात तो अरावली, तो अरावली के बारे में क्या हम जान सकते हैं, तो पहली चीज तो अरावली 4 राज्यों में है। कितने राज्यों में है, 4 राज्यों में। ये गुजरात से शुरू होती है, इसके अलावा ये दिल्ली और दिल्ली तक जाती है। तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, गुजरात एक राज्य हो गया,
राजस्थान यहाँ पे दूसरा राज्य हो गया, तीसरा राज्य हरियाणा हो गया और चौथा राज्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। तो टोटल मिला के अरावली का विस्तार कितने राज्यों में है, तो 4 राज्य, 4 राज्य में से एक केंद्र शासित है, जैसा कि दिल्ली आप सभी लोगों को पता है ये केंद्र शासित राज्य है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देख सकते हो तो अरावली की जो सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी उसका नाम गुरु शिखर है। सबसे ऊंची जो चोटी है, ऊंची चोटी, उसका नाम क्या है, गुरु शिखर है। ये आप ध्यान में रखना, गुरु शिखर जो है वह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अगर आप बात करें अरावली के, तो अरावली के अलावा अगर आप देखेंगे तो ये अपना हरियाणा है और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। ये चंडीगढ़ न केवल ये हरियाणा की राजधानी बल्कि ये पंजाब की भी राजधानी है। तो हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, जो एक, ठीक है, एक केंद्र शासित क्षेत्र है। कौन सा, केंद्र शासित क्षेत्र है। और आप सभी लोगों को पता है केंद्र शासित क्षेत्र यानी जिसे हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं या शॉर्ट फॉर्म में हम इसे यूटी बोलते हैं। तो भारत में वर्तमान में कितने यूटी हैं, तो टोटल संख्या कितनी है, 8 है। वर्तमान में भारत में 8 यूटी हैं यानी केंद्र शासित क्षेत्र है। उसमें से एक कौन सा है, चंडीगढ़ है, जो राजधानी है पंजाब की भी और हरियाणा की। इसके अलावा हरियाणा का जो सीएम है खट्टर साहब को सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो जो खट्टर साहब है वो हरियाणा के क्या है, सीएम है। आप फटाफट इनका नाम बताइए, जिनको पता हो कि ये कौन से खट्टर, इनका पूरा नाम क्या है, वो फटाफट कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इनका पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो हरियाणा के सीएम है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि अभी जो सीडिंग किया गया है, एरियल सीडिंग जो किया गया है, ठीक है, वो कहां पे किया गया, अरावली माउंटेन पे किया गया है, ठीक है। किस राज्य ने करवाया, तो हरियाणा ने करवाया। अरावली का विस्तार 4 राज्यों में है। सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम गुरु शिखर है, किसकी, अरावली की। इसके अलावा अगर हमने देखा तो हरियाणा और पंजाब का जो एक कॉमन राजधानी उसका नाम चंडीगढ़ है। और भारत में टोटल 8 जो है यूनियन टेरिटरी है और चंडीगढ़ खुद एक यूनियन टेरिटरी है। ये बातें आप ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस, ध्यान में रखना अभी जो स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस कि अपने भाषण में किन 2 जानवरों के संरक्षण हेतु नई परियोजना शुरू करने का उल्लेख किया है, ठीक है। अभी जो स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, सभी लोगों को, सॉरी, गणतंत्र दिवस जो आने वाला है, यहां पे स्वतंत्रता दिवस, यहां पे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहां पे कौन सा, गणतंत्र दिवस, ठीक है। 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। तो अब ये 26 जनवरी आने वाला है तो ये स्वतंत्रता दिवस नहीं होगा बल्कि गणतंत्र दिवस हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं हम, 15 अगस्त को। कब मनाते हैं, 15 अगस्त को। ये ध्यान में रखना। तो हमारे जो टाइपर महोदय है थोड़ा सा उनकी यहाँ पे गड़बड़ी है, कोई नहीं, हम लोग इसे संभाल लेते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए 2-3 बातें यहाँ पे ढंग से आपको याद होनी चाहिए कि ए ऑप्शन यहाँ पे है शेर और डॉल्फिन, बी ऑप्शन है डॉल्फिन और हाथी, सी ऑप्शन है हाथी और शेर और हाथी, या डी ऑप्शन है इनमें से, यानी इनमें से कोई नहीं। आपके पास 30 सेकेंड है, सबमिट करिए फटाफट आंसर को। यहाँ पे ऑलरेडी देख पा रहा हूं मैं, सरवन जी का मनोहर लाल खट्टर जी हैं, सरवन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आंसर सही दिया है। आशीष बाबू का, मनीषा, सरवन, सर्वेश, प्रवेश जी का, आंचल, राजाराम जी का, सूरज जी का, और महिमा जी का, सोनम जी का, युवराज जी का, सुनील जी का। बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रयास किया। आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं, यू हैव नॉट एनफ टाइम टू सबमिट योर आंसर। आप फटाफट अपने आंसर को सबमिट करेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब हियर। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ महिमा जी यहाँ पे दे रहे हैं सी ऑप्शन, और अभिषेक, सरवन, बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रयास किया है। योर टाइम इज गोइंग टू बी अप, टाइम अप होने वाली है आपकी, ठीक है। मेरे यहाँ पे तो पहले अप हो जाता है, आपके यहाँ थोड़ा सा लेट में अप होता है, ठीक है। यहाँ पे मुरली जी है, अमन जी है, सुशांत जी हैं, इसके अलावा नंद किशोर जी हैं, राहुल जी हैं, दया शंकर, पूजा, जैनुल जी हैं, और बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रयास किया। और टाइम अप हो गई है। अब जरा देखते हैं। सबसे पहले तो ध्यान में रखिएगा अभी जो 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी, तो ये गणतंत्र दिवस कहते हैं। और इसी दिन हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। किसे क्या बोलते हैं, इसे गणतंत्र दिवस, ध्यान में रखना, गणतंत्र दिवस इसे बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, दिवस है, तो ध्यान में रखना ये दिवस, गणतंत्र दिवस इसे बोलते हैं। और अगर आप देखेंगे तो 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था, संविधान अपना क्या हुआ था, लागू हुआ था। कब, 26 जनवरी को। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पे आंसर क्या सही है, आंसर जो है यहां पे है डॉल्फिन और शेर, यानी ये ऑप्शन यहां पे सबसे मोस्ट करेक्ट आंसर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ए आंसर यहां पे दिया है, दैट इज ग्रेट, ठीक है, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। कुछ चीजें जान लेते हैं। पहली बार जो 26 जनवरी मनाई गई होगी वो कब मनाई गई होगी, तो आप सभी लोगों को पता है वो मनाई गई थी
26 जनवरी कब बनाई गई थी? 26 जनवरी, ठीक है, 1950 में ये पहली बार मनाई गई थी। अगर ये पहली बार 26 जनवरी 1950 में मनाई गई तो अभी मैं आपको इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा गणतंत्र दिवस है। आप अगर रीजनिंग अच्छा प्रयोग कर ले जाएंगे तो अभी आप बता देंगे कि अब की बार चौथा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। बस आपको रीजनिंग लगाना है, क्यों? क्योंकि पहली बार कब मनाया गया था? 1950 में। तो जो लोग थोड़ा सा रीजनिंग में होशियार लोग हैं वो फटाफट अपने आंसर को सबमिट करेंगे कि अब की बार चौथा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रत्येक साल मनाया जाता है, सबको पता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा गया संविधान कब लागू हुआ था, संविधान कब बना था, ठीक है, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन संविधान कब बन के कंप्लीट हुआ था? तो ध्यान में रखना, संविधान जो है वह बन के कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 में यह बन के कंप्लीट हुआ था। इसके अलावा यानी संविधान तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 में। तो इसमें जो है, जो संविधान को बनाने वाली संस्था थी उसका नाम था संविधान सभा। क्या नाम था इसका? संविधान सभा। क्या नाम था इसका? संविधान सभा। तो संविधान को बनाने वाली जो संस्था थी उसका नाम था संविधान सभा। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके कितने सत्र थे। बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के कितने सत्र थे, तो आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए 1 दर्जन सत्र। कितना? 12 मत याद करिएगा, कितना? 1 दर्जन। सबको पता है 1 दर्जन मतलब 12, लेकिन 1 दर्जन याद कर लेंगे तो 11, 12, 10 यानी, है ना, 11, 12, 10 में ऐसा भटकाव नहीं होगा। तो 1 दर्जन सत्र हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट करके। हाल ही में बिना ड्राइवर की पहली ट्रेन, यहां पे मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल बहुत सारे लोग यहां पे अच्छा प्रयास कर रहे हैं। यू हैव डन ए ग्रेट जॉब हियर। यहां पे अगला क्वेश्चन निकल के आता है, हाल ही में बिना ड्राइवर की पहली ट्रेन कहां पर चली थी, ठीक है, बिना ड्राइवर की पहली ट्रेन कहां पे चली थी? मतलब ये मैं अभी भारत की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? विश्व की नहीं, ये किसकी बात कर रहा हूं? मैं भारत की। और ऑप्शन से क्लियर हो जाता है कि ये मैं भारत की ही बात कर रहा हूं। ए ऑप्शन है यहां पे गुजरात, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है पंजाब, या डी ऑप्शन दिल्ली। आपके पास 30 सेकेंड है अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब हियर। तो यहां पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। युवराज जी का आंसर आ गया डी, राहुल, दिल्ली, अमन डी है, राजू यादव यहाँ पे 12 सत्र होते बिल्कुल। और यहाँ पे 144 बैठकें, नहीं बैठक नहीं हुई थी बेटा, ये जो है ना श्रवण बाबू, ये जो है, जो आप कह सकते हैं ना, संविधान का खाका तैयार करने में 114 दिन लगे थे, ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है। तो ये इतने बैठकें नहीं हुए थे। अमीर यहाँ पे अमर जी बोल रहे हैं ए, और मूवी जी यहाँ पे बी, बहुत सारे, प्रिंस बाबू, नीतू जी, संदीप जी हैं, आंचल जी हैं, आशीष जी हैं, पवन जी हैं, श्रेया जी हैं, श्रवण जी हैं, और बहुत सारे लोग, सोनम जी हैं, अरविंद जी हैं, प्रवेश जी हैं, बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रयास किया है। और टाइम हैज बीन अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। अब देखिए यहाँ पे 2-3 बातें अगर हम समझें तो पहली बात तो ये, इफ आई टॉक अबाउट द समथिंग रिलेटेड टू ड्राइवरलेस ट्रेन इन इंडिया, तो यहां पे अगर मैं ड्राइवरलेस ट्रेन की बात करूं तो यहां पे ये दिल्ली में चली है। कहां पे चली है? किस राज्य में? दिल्ली में चलाई गई है। अब आता है कि दिल्ली में क्या है, तो दिल्ली मेट्रो को पहली बार ऐसा हुआ है कि ड्राइवरलेस चलाया गया। दिल्ली मेट्रो, कौन सी मेट्रो? दिल्ली मेट्रो। तो जाहिर सी बात है दिल्ली मेट्रो चलेगी कहां पे? वो दिल्ली में चलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दिल्ली मेट्रो की, तो ये कहां से कहां तक के बीच में चली है? अगला क्वेश्चन आता है कि ठीक है, ये चली है तो कहां से कहां तक के बीच में चली है? तो ये जहांगीरपुरी से, कहां से? जहांगीरपुरी से लेके, ठीक है, ओटेनिकल गार्डन के बीच में ये चली है। और ये दिल्ली मेट्रो चली है तो भारत की ये पहली ट्रेन बन जाती है जो बिना ड्राइवर की चली है। इतना आप ध्यान में रखना। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली, देखिए यहां पे दिल्ली है, ठीक है, यहां पे दिल्ली है, और दिल्ली की बाउंड्री जो है एक तो हरियाणा से लगेगी, दूसरा उत्तर प्रदेश से लगेगी। तो दिल्ली कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो 2, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, एक तो हरियाणा है और दूसरा उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनके जो सीएम है उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, इसके बारे में सब लोग जानते होंगे। यहां पे उपराज्यपाल है, उपराज्यपाल। अब ध्यान में रखना, ये जो राज्यपाल है दिल्ली के, वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल साहब अभी सत्ता में है, इस समय उनकी पार्टी सत्ता में है, तो इनके साथ और उपराज्यपाल के साथ हर समय कुछ ना कुछ होता है अधिकारों को लेके, ठीक है। तो अभी आप लोग जिनको पता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, ठीक है। तो फटाफट आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है यहां पे शक्तिकांत दास, बी ऑप्शन है यहां पे एम राजेश्वर राव, सी ऑप्शन है यहां पे रेवती अय्यर, या डी ऑप्शन है तरुण बजाज। आपके पास 30 सेकेंड है, यू हैव 30 सेकेंड टू सबमिट योर आंसर। फटाफट अपने आंसर को सबमिट करेंगे। सुनील जी का आंसर आ गया डी, सुनील जी। और इसके अलावा विजय जी, युवराज जी, बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रयास किया। आंचल का आंसर आ गया है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपके पास समय बहुत कम है, सेकंड बहुत तेजी से चलते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो सेकंड बहुत तेजी से चल रहा है। यहाँ पे आंचल है, मंजेश जी का आ गया, श्रवण मुकेश जी का आ गया, इसके राहुल, रवि, गोलू, इसके अलावा यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ संदीप, मुकेश, श्रवण, महिमा, दयाशंकर, आंचल, दिव्यांश और बहुत सारे लोग, प्रवेश जी, रवि जी, सर्वेश जी और बहुत सारे लोग, महिमा जी, सुनील जी, साधना जी, बहुत सारे लोग आंसर आ गया। ए आंसर काफी लोगों दे रहे हैं। ध्यान में रखना, यहां पे मेरा क्वेश्चन है डेप्यूटी गवर्नर, कौन सा गवर्नर? डेप्यूटी गवर्नर। डेप्टी गवर्नर है, ठीक है, जिसे हम डिप्टी गवर्नर भी हिंदी में प्रॉपर बोलते हैं, ठीक है। डेप्टी गवर्नर या डिप्टी गवर्नर, ये ध्यान में रखना, ठीक है। वास्तव में इसे इंग्लिश में डेप्टी ही बोला जाता है, लेकिन हिंदी में हम डिप्टी लिखते हैं क्योंकि हमें तो आदत भी पड़ी है। खैर, तो ये डेप्टी जो है वो इंग्लिश का शब्द है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पे आपका टाइम होता अब। बहुत सारे लोगों ने, यहाँ पे सोनम जी ने, मुरली जी ने, बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रयास किया। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब हियर। अब यहाँ पे आंसर जरा देख लेते हैं। अभी एम राजेश्वर राव को, ये देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं ये किसी ना किसी आने वाले एग्जाम में छप जाएंगे कभी, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो सुपर से ऊपर चल रहे हैं। यहां पे जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो सुपर से ऊपर चल रहे हैं, मतलब समझिए ये छप जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे ध्यान में रखिएगा, अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है एज ए डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो ये नाम है इनका, ठीक है, एम राजेश्वर राय। अब थोड़ा सा हम आरबीआई के बारे में जानेंगे। आंसर तो हमने जान लिया, एम राजेश्वर राय, इनका नाम भूलिएगा मत। इन्हीं को अभी डिप्टी गवर्नर के रूप में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा हम आरबीआई के बारे में जानेंगे। तो आरबीआई, आरबीआई का जो फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे बोलेंगे बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का ये फुल फॉर्म है, ऑफ इंडिया, ये आरबीआई का क्या है? फुल फॉर्म है, ये ध्यान में रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई की स्थापना सभी लोगों को पता है, ये 1935 में हुआ था। 1935 यानी 1935 में हुआ था। लेकिन आरबीआई का जो निर्माण है वो किस अधिनियम से हुआ था? तो आरबीआई अधिनियम से हुआ था। कौन से? आरबीआई अधिनियम से हुआ था। ध्यान में रखना, आरबीआई अधिनियम कब आया था? तो आरबीआई अधिनियम ये आया था, ठीक है, 1934 में आया था। और आरबीआई की जो स्थापना होती है वो 1935 में होती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई के, यानी आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ठीक है, प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर, ठीक है, यहां पे आता है सर ओसबोर्न स्मिथ। नाम है ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है। तो आप ध्यान में रखना, सर ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न, ठीक है, बोर्न स्मिथ जो है इसके प्रथम गवर्नर हैं। अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? तो ध्यान में रखना, प्रथम भारतीय गवर्नर, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर अगर देखेंगे, भारतीय गवर्नर, तो यहां पे भारतीय गवर्नर के नाम में आता है सर सीडी देशमुख। क्या नाम है इनका? सर सीडी। आपने सीडी का नाम सुना होगा ना, सर सीडी देशमुख, सीडी, ठीक है, देशमुख। तो सर सीडी देशमुख जो है वो प्रथम भारतीय गवर्नर है, ये ध्यान में रखना। तो कैसे याद रखेगा इसे? तो याद ये ऐसे होगा कि दो तीन बातें ढंग से समझ लीजिए। यहां पे सर सीडी देशमुख, ये जो है आप लोग पहले एक तो बीसीआर आता था जिसमें बड़ी सी कैसेट लगती थी, उसके बाद सीडी आया, उसके बाद फिर डीवीडी आया, आपको याद होगा। उसके बाद फिर पेन ड्राइव का यूज हम लोग करने लगे, ठीक है। और उसके बाद अभी तो सीधे हम ऑनलाइन नेट से ही सारी चीजें देख लेते हैं। तो सीडी, वही जो हमने सीडी वहां पे चला रखा था, इस हिसाब से नाम रिलेट करके याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। सर ओसबोर्न स्मिथ, ये ध्यान में रखना, ये प्रथम गवर्नर थे। तो प्रथम गवर्नर मतलब 1935 में गवर्नर कौन रहा होगा जब स्थापना होती आरबीआई की? तो सर ओसबोर्न स्मिथ। इसके अलावा अगर आप जानिए तो आरबीआई में एक जो है गवर्नर होता है, ठीक है, एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो एक डिप्टी गवर्नर हो गया, दूसरा
तीसरा और चौथा। यहां पे 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। जो गवर्नर है अभी वर्तमान में जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास, और ये क्वार्टर मतलब 25वें गवर्नर है। कहते हैं 25th गवर्नर है किसके, आरबीआई के। इसके पहले जो गवर्नर थे सभी लोग, उनका नाम मैंने कल भी लिया था, तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में डालें शक्तिकांत दास के पहले गवर्नर कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे हाल ही में जापान ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य किया है। ठीक है, ध्यान में रखने का, शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखा है। ए ऑप्शन है 2030 तक, बी ऑप्शन है 2035 तक, सी ऑप्शन है 2045 तक, या डी ऑप्शन है 2050 तक। आपके पास केवल वली यू हैव 30 सेकेंड टू सबमिट योर आंसर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहां पे आंचल जी हैं, और इसके अलावा अभिषेक जी हैं, विजय जी हैं, और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे उर्जित पटेल, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हो मुझे पता है, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब हियर, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। यहाँ पे महिमा जी का भी आंसर आ गया है, और यहाँ पे आशीष जी का आंसर आ गया। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जापान ने, ठीक है, कार्बन का उत्सर्जन जीरो कर देगा, मतलब बिल्कुल जीरो कर देगा। अभी समझते हैं इसका मतलब क्या होता है, कब तक करेगा वो। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों का ए आंसर है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे डी आंसर है। अभी देखते हैं प्रॉपर आंसर क्या है। नंद किशोर जी यहाँ पे हैं, साधना जी हैं, अमित जी हैं, और बहुत सारे लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब हियर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑलरेडी दिस क्वेश्चन इज अ ग्रेट क्वेश्चन एंड इट कैन बी अपीयर। ठीक है, ये अपीयर हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, तो ये थोड़ी बहुत बातें आपको ध्यान में रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। तो चलिए इसके आंसर पे आ जाते हैं फटाफट करके। यहां पे आंसर है डी इज द करेक्ट मोस्ट करेक्ट आंसर हियर। तो यहां पे आपका टाइम होती है अब, टाइम अप। यहां पे डी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर है। तो 2050 तक यानी 2050 तक क्या होगा कि जो कार्बन उत्सर्जन है, ठीक है, जो कार्बन उत्सर्जन है वो उसका जीरो लक्ष्य, यानी जो कार्बन का जो उत्सर्जन है वो कौन करेगा, जापान करेगा। कौन, जापान पूरा शून्य कर देगा। अब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे आपके यहां, हमारे यहां पे यानी भारत में जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी या तो डीजल से चलेगी, पेट्रोल से चलेगी, या तो ये सीएनजी से चलेंगी। तो डीजल से चलेगी, पेट्रोल से चलेगी, या पेट्रोल से चलेगी, या सीएनजी से चलेगी, सीएनजी। और अगर इन तीनों में से किसी से भी चल रही है तो कार्बन का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायु में मिलेगी, और इससे वायु प्रदूषण होगा। इससे कौन सा प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा। और अगर मान लीजिए डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, इस तरह की चीजें अगर कारखानों में प्रयोग होती है, कहां पे, कारखानों में प्रयोग होती है, तो कारखानों में यानी फैक्ट्री में, कारखानों में अगर प्रयोग हुई तो यहां से भी किसका एमिशन होगा, किसका उत्सर्जन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रकार की गैसों का उत्सर्जन होगा। तो जापान यही बोल रहा है कि 2050 तक यानी 2050 तक ये जो कार्बन का उत्सर्जन है, इस तरह से जो डीजल, पेट्रोल या इस तरह के जो ईंधन है, इसका प्रयोग शून्य कर देगा। क्या कर देगा, शून्य कर देगा। अगर इनका प्रयोग शून्य करेगा, ध्यान में रखना, अगर इनका प्रयोग शून्य करेगा तभी उत्सर्जन कितना हो पाएगा, शून्य हो पाएगा। किसका, कार्बन का। ध्यान में रखना, अगर इन ईंधन का प्रयोग करेगा तो जरूर ही कार्बन का उत्सर्जन होगा, लेकिन इन्होंने बोला है कि 2050 तक हम उत्सर्जन को जीरो कर देंगे। इसका मतलब यह होता है कि इस तरह के ईंधन का प्रयोग वो नहीं करने वाला है। इसका मतलब फिर करने वाला क्या है। अब देखिए, अभी आप लोगों को, सभी लोगों को पता है, इस यानी अगर डीजल, पेट्रोल, सीएनजी का अगर प्रयोग नहीं करेगा तो किसका प्रयोग करेगा, फिर ये प्रयोग करने वाला है, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का। इसके अलावा जो अदर जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनका प्रयोग करने वाला है। तो सौर ऊर्जा का प्रयोग करेगा, इलेक्ट्रिक ऊर्जा का प्रयोग करेगा, लेकिन इस तरह की यानी डीजल, पेट्रोल का उपयोग ये कम कर देगा। अब मेरा क्वेश्चन 2 है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली चीज तो एलपीजी में कौन सी गैस होती है मुख्य रूप से, तो यहां पे सभी लोगों को पता होना चाहिए। एलपीजी में 2 गैसें मुख्य रूप से होती हैं, एक तो होती है प्रोपेन, और दूसरी गैस कौन सी होती है, ब्यूटेन गैस। ये 2 गैसें होती हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन, ये एलपीजी में होती है। ज्यादा मात्रा में कौन पाई जाएगी, तो ज्यादा मात्रा में ब्यूटेन पाई जाती है। इसके अलावा अगर एलपीजी में देखोगे तो इसमें, ठीक है, अगर आप देखोगे तो चाहे प्रोपेन गैस को ले लो, चाहे ब्यूटेन गैस को ले लो, ये दोनों ही गंधहीन है। ये दोनों गैस क्या है, गंधहीन है। इसका मतलब गंधहीन है। और इसका मतलब अगर आपके घर में एलपीजी में से एलपीजी का रिसाव हो रहा है, यानी जो आपका गैस सिलेंडर है, अगर उसमें से गैस का रिसाव हो रहा है, यानी प्रोपेन गैस और ब्यूटेन गैस निकल रही, तो आप जान नहीं पाओगे। इसके लिए, क्योंकि ये गंधहीन है, तो इससे निपटारा करने के लिए, इससे बचाव करने के लिए, कि अगर किसी के घर में
अगर एलपीजी से गैस का रिसाव हो रहा है तो उसे पता चले, इसके लिए एथिल जो हमें गंध आती है कि गैस अभी खुली पड़ी रह गई है, गैस निकल रही है, वह एथिल मरकैप्टन होता है। क्या होता है? एथिल मरकैप्टन होता है। तो ये कैप्टन होता है, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो एलपीजी किससे बना है? प्रोपेन और ब्यूटेन से बना है। दूसरा, ये दोनों क्या है? गंधहीन है। तो फिर गंध लाने के लिए, यानी आपके घर में अगर सिलेंडर से गैस निकल रही, गैस सिलेंडर से अगर गैस निकल रही है तो कैसे पता चलता है? क्योंकि इसमें एथिल मरकैप्टन नाम की, ठीक है, एक गैस भरी जाती है जो गंध युक्त होती है, यानी आपको पता चल जाएगा कि आपके एलपीजी में से गैस का रिसाव हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो सीएनजी है, अब अगला क्वेश्चन आता है सीएनजी में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो सीएनजी, आखिर आप जब कार देखते हो तो काफी कार ऐसी आपको मिल जाएंगी जिसमें क्या होगा? सीएनजी से चलती हैं। किससे चलती हैं? सीएनजी से चलती हैं। ठीक है, तो अगर सीएनजी से चलती हैं और कार में क्या होता है? मैप होता है। क्या होता है? मैप होता है। क्या होता है? मैप होता है। तो मैप में हो जाएगा मेथेन, ठीक है, ए से हो जाएगा एथेन और पी से क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो कि सीएनजी में कौन सी गैस होती है, तो सीएनजी कार में पड़ती है, तो इसमें कार में हम क्या लगाते हैं? पैप लगाते हैं, ताकि हम जिस लोकेशन पे, जिस स्थान पे पहुंचना चाहे पहुंच पाए। तो मैप से क्या हो जाएगा? एम से क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा, ठीक है, ए से क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा, और यहां पे पी से क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। ये ध्यान में रखना। और अगर आपसे पूछा जाए कि सीएनजी में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो वो है मेथेन। ठीक है, सीएनजी में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो वो है मेथेन। ठीक है, तो सीएनजी इक्वल टू क्या याद रखना है आपको? ट्रिक से क्या याद रखना है? मैप। और इस हिसाब से सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? मेथेन है यहाँ पे। ये बातें ध्यान में रखना। इसके अलावा एलपीजी में गंध युक्त बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है एथिल मरकैप्टन, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए एलपीजी में कौन सी ज्यादा मात्रा में गैस पाई जाती है, तो उसका नाम है ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है एलपीजी में। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान में रखना। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हम लोग बात कर रहे थे जापान के बारे में कि जापान किस वर्ष तक अपने यहां पे कार्बन का उत्सर्जन शून्य कर देगा। सभी लोगों ने यहां पे पता कर लिया कि वो 2050 है। ठीक है, तो यहां पे देख पा रहे होंगे, यहां पे दो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो अभी हैं यानी सुगा जम्स। ठीक है, सुगा जम्स जो है ये नए पीएम है, नए प्रधानमंत्री हैं। किसके? नए पीएम है। किसके? तो ये जापान के नए पीएम है। सुगा जम्स इनका नाम है, जापान के नए पीएम है, नए प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। इनकी तबीयत, इनके सेहत में प्रॉब्लम थी, खासकर इनके दिमाग में प्रॉब्लम थी। ठीक है, इनके कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे इंफॉर्मेशन को भूल जाएंगे, जो इनके दिमाग में चीजें हैं उसको भूलने लगेंगे। तो इस तरह की बीमारी के कारण, ठीक है, शिंजो अबे को या आबे को अभी इनको क्या दिया है? इन्होंने त्यागपत्र दिया। क्या दिया है? त्यागपत्र दिया है। और त्यागपत्र देने के बाद अभी नए पीएम क्या है? सुगा जम्स। ठीक है, नाम कैसे याद रखेंगे? जापान के पीएम सुगा हमारे यहाँ पे फेमस क्या है? सुग्गा है। ठीक है, सुग्गा मतलब तोता मतलब अभी इंग्लिश में बोले तो पैरेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं। ठीक है, यहां पे और भी बात करें तो जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है, टोक्यो। और विश्व का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है। ध्यान में रखना, राजधानी अगर पूछा जाए तो राजधानी टोक्यो है। और विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला शहर भी क्या है? टोक्यो है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला शहर भी क्या है? तो वो जापान है। सबसे ज्यादा औसत और सबसे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा अधिक समय तक जीने वाले लोग भी कहां पे पाए जाते हैं? जापान में पाए जाते हैं। तो यहां पे ठीक है, जीवन प्रत्याशा जिसे बोलते हैं, सबसे ज्यादा आयु का मतलब क्या इसे बोलते हैं टेक्निकल भाषा में? जीवन प्रत्याशा। तो जीवन प्रत्याशा सबसे ज्यादा मात्रा में कहां पे पाई जाती है? तो जापान में पाई जाती है। आपको जान के ये हैरत होगी कि यहां पे जो लोग हैं वो लगभग इनकी औसत जो एवरेज एज होती है, जीने की जो एज होती है, लगभग 84 वर्ष एक व्यक्ति जीता है लगभग। ठीक है, मतलब 84 वर्ष का मतलब औसतन रूप से, इससे ज्यादा भी जी सकता है, इससे कम भी जी सकता है। लेकिन अगर भारत का देखोगे तो भारत का जीवन प्रत्याशा, वहीं पे अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जीवन प्रत्याशा केवल 67 लगभग है। लगभग कितना वर्ष है? 67 वर्ष है। ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको डिस्कस करता हूं। एक एक चीजें ऐसी हैं जिसपे कम से कम मिनिमम 50 बार से ज्यादा क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, और आपके एग्जाम में ये सीधे सीधे छप जाएंगे, कब छप जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप एक एक चीजों को बहुत ही ढंग से तैयार रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड 19 टेस्ट का क्या नाम है? ठीक है, कोविड 19 टेस्ट का क्या नाम है? ए ऑप्शन है BMD, बी ऑप्शन है ECG और सी ऑप्शन है ELISA और डी ऑप्शन है यहां पे RT-PCR। तो यहां पे चार ऑप्शन है, फटाफट अपने आंसर को सबमिट करिए। यू हैव ओनली 30 सेकेंड टू सबमिट योर आंसर। जैसा कि मैं कमेंट सेक्शन देख पा रहा हूं, सबसे ज्यादा ओके कोई नहीं। यहाँ पे अगर आगे जा रहे होंगे तो सी फूड सबसे ज़्यादा देश खाने वाला वो भी जापान है। बिल्कुल भाई विजय बाबू, बिल्कुल सही है। जो सबसे ज़्यादा सी फूड यानी सी से निकलने वाला जो मटेरियल होता है उसको सबसे ज़्यादा कौन खाते हैं? जापान के लोग खाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। श्रेया जी का आंसर आ चुका है, सर्वेश जी का आंसर आ गया है, आशीष, आंचल, राजाराम जी का आंसर आ चुका है, विजय, मुरली, सुनील, आलोक, सर्वेश, राजाराम, युवराज, दिलीप, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी। यहाँ पे विजय जी हैं, शशांक जी हैं, रवि जी हैं, जैनुल जी हैं, विजय जी हैं, आशीष जी हैं। आपके पास ज़्यादा सेकंड नहीं है, योर टाइम इज गोइंग टू बी अप, टाइम अप होने वाली है। आपके पास फ्यू सेकंड है, यू हैव ओनली फ्यू सेकंड टू सबमिट योर आंसर, क्विकली सबमिट योर आंसर प्लीज। ठीक है, यहाँ पे नितेश जी हैं, रवि जी हैं, गोलू जी हैं, बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रयास किया। यू हैव डन ए ग्रेट जॉब हियर एंड टाइम अप। तो अभी जो है कोविड 19 का जो टेस्ट हुआ है इसका नाम है, ध्यान में रखना, RT-PCR। क्या नाम है इसका? RT-PCR। तो ये ध्यान में रखना, VCR से PCR याद रख देना। VCR जो हम लोग पहले देखने थे, VCR हम लोग देखते थे, तो VCR से आप PCR याद रखना। ठीक है, तो RT-PCR यहाँ पे D इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। D इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। क्या है? कोविड 19 टेस्ट का जो नाम है वो क्या है? VCR। अब PCR याद रखना, RT-PCR। कैसे याद रखेंगे? तो ये एक ट्रिक लगा सकते हो। VCR जो हम लोग पहले देखा करते थे, जो टीवी टाइप में था और वहां पे हम लोग मूवी देखते थे। ठीक है, यहाँ बैठ के हम लोग क्या करते थे? मूवी देखते थे। आप लोगों से बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, लेकिन ये सामने देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट शिफ्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कोविड 19 ऐप, ठीक है, या इसे ऐप बोल सकते हैं, का नाम क्या है? आपका ए ऑप्शन है कोरोना वॉच, बी ऑप्शन है कोवा ऐप और सी ऑप्शन यहां पे है आरोग्य सेतु या डी ऑप्शन है सहयोग ऐप। ठीक है, तो इस तरह के चार ऑप्शन है आपके पास। 30 सेकंड है, फटाफट अपने आंसर को सबमिट करिए। ठीक है, ओ शिट, रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, श्रेया जी हो जाता है। सर्वेश जी बोल रहे हैं ECG। क्या होता है ECG? जो आपके, ठीक है, आपके सीने का जो टेस्ट होता है, छाती का जो टेस्ट होता है, उसको समानता ECG में लाया जाता है। ठीक है, ECG टेस्ट करवाना पड़ता है अगर आपके दिल की धड़कने या फिर वहां पे किसी के दिल की धड़कनों में प्रॉब्लम हो जाए, सीने में कोई भी प्रॉब्लम होता है, ECG टेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंस जी आ गए हैं, दिलीप जी आ गए हैं, प्रशांत जी आ गए हैं, नितेश जी आ गए हैं, प्रवेश जी, बहुत सारे लोग ऑलरेडी आंसर दे रहे हैं। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। पता नहीं आप लोग ये अच्छा आंसर दे रहे हो। आप लोगों में से बहुत सारे ये ऐप इंस्टॉल भी किए होंगे, तो इस तरह की जो चीजें हैं देख पा रहे होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आपने बहुत ज्यादा अच्छा प्रयास किया है। नितेश जी, महिमा जी, नीतू जी, जैनुल जी, सोनम जी और नितेश जी, मनीष जी, सुनील जी, बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और टाइम इज गोइंग टू बी अप, टाइम अप। सो गाइज यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मोस्ट करेक्ट आंसर क्या निकल के आता है? आरोग्य सेतु। क्या है? आरोग्य सेतु इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। और बीच में आपसे भारत सरकार ने ऐसा बोला भी था कि आप जो है आरोग्य सेतु को क्या करेंगे? इंस्टॉल भी करेंगे अपने मोबाइल में। और एक समय ऐसा भी था कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा मात्रा में डाउनलोड करने वाला ऐप भी बन गया था। एक समय ऐसा भी था। तो आरोग्य सेतु को आप भूल नहीं सकते, इसे याद ही रखना पड़ेगा। इसके अलावा अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक और भी नया ऐप डाउनलोड किया है, लेकिन जो भारत सरकार ने जो ऐप डाउनलोड किया है, ऐप जो इशू किया है उसका नाम क्या है? कोविन। क्या नाम है इसका? कोविन। ये ध्यान में रखना। तो इस ऐप को क्यों जारी किया है? जब ऑलरेडी जो है यहां पे एक ऐप था जिसका नाम था आरोग्य सेतु, तो फिर कोविन की क्या जरूरत है? जो भी अभी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, जो कोरोना के कारण, अभी जानते हो आप लोग, कई सारे वैक्सीन अभी बन चुकी है भारत में भी और पूरे विश्व में भी। तो बहुत सारी जो है वैक्सीन बन चुकी है, और वो जो वैक्सीन है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन भारत में, जो वैक्सीन है किसकी? कोरोना की। इसके डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवंटन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म? डिजिटल। तो यहां पे डिजिटल प्लेटफॉर्म का अभी प्रयोग किया गया है, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए किसका अभी इशू किया गया है, कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो उसका नाम है कोविन। ध्यान में रखना, कोविन।
ये किसके लिए है? कोरोना से बचाने के लिए, ठीक है। तो कोरोना यानी कोविड-19 से संबंधित ही ऐप है, लेकिन ये दवाओं का यानी वैक्सीन के आवंटन से संबंधित है। नाम है इसका कोविन, ये ध्यान में रखना। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम लोग कोरोना पे थोड़ा सा बात करेंगे। कोरोना का जो पहला केस पाया गया था वो कहां पे पाया गया था? तो कोरोना का जो पहला केस पाया गया था, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बफरिंग वगैरह नहीं हो रही बाबू, सब सही चल रहा है। आपके यहाँ नेटवर्क में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बफरिंग वगैरह यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे तो सब बढ़िया चल रहा है, स्टूडियो में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पहला केस अगर पाया गया था तो यहाँ पे यानी केरला में, कौन सा? केरला राज्य में, यानी केरला में यहाँ पे पहला केस पाया गया था, प्रथम केस पाया गया था भारत में, प्रथम केस पाया गया था, पहला केस यहाँ पे दर्ज किया गया था, किसका? कोरोना का। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पे पहली बात तो जो चेकअप की व्यवस्था पहली बार किया गया था, कहां पे? एयरपोर्ट पे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पीसीएस में अभी आया था। एयरपोर्ट पे जो चेकअप का व्यवस्था करवाया था वो दिल्ली करवाया था, ठीक है। किसको लेके? कोविड-19। किसको लेके? कोविड-19 को लेके, यानी जो कोरोना वायरस है उसका चेकअप पहली बार किस एयरपोर्ट पे हुआ था? तो दिल्ली के एयरपोर्ट पे हुआ था। और दिल्ली एयरपोर्ट का सभी लोगों को नाम पता है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट का नाम क्या है? इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो सबसे पहले कोरोना की जो टेस्टिंग है किस एयरपोर्ट पे शुरू हुई थी? तो दिल्ली एयरपोर्ट पे, और उसका नाम क्या है? दिल्ली में जो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर शुरू हुई थी। ये ऑलरेडी अभी बिहार पीसीएस में यानी बीपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन है, बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा सबसे पहले कोरोना को महामारी घोषित करने वाला राज्य, तो सबसे पहले महामारी घोषित किया था यहाँ पे हरियाणा ने। तो हरियाणा जो है, हरियाणा, ठीक है, यह हरियाणा जो राज्य है वो सबसे पहले महामारी घोषित किया था। सबसे पहले महामारी किसको? कोरोना को सबसे पहले, ठीक है, पहले महामारी किसने घोषित किया था? महामारी, ठीक है, किसने घोषित किया था? तो हरियाणा ने। और सबसे पहले लॉकडाउन कौन लगाया था? सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाला जो राज्य है, उसका नाम है राजस्थान। सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था यही सबसे पहले। और अगर आपसे पूछा जाए प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्रोजेक्ट प्लेटिना किस राज्य ने चलाया था? तो महाराष्ट्र, ठीक है। प्रोजेक्ट, ध्यान में रखना, प्रोजेक्ट प्लेटिना, ठीक है, प्लेटिना किस राज्य ने चलाया था? तो इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र ने, ठीक है। जिससे क्या होगा? कोविड-19 के जो पेशेंट होंगे उनका प्लाज्मा थेरेपी की जाती थी। किसका? प्लाज्मा, ध्यान में रखना, प्लाज्मा थेरेपी के लिए। तो ये बातें आप ध्यान में रखना। इसके अलावा भारत में अभी ही हाल में ही कोविड-19 की एक वैक्सीन है, ठीक है, जिसको अभी ब्राजील में हमने बेचा है। तो कोविड-19 की जो भारत की वैक्सीन है, ठीक है, कोविड-19 की जो भारत की वैक्सीन है, इसका नाम क्या है? ये सभी लोग कमेंट सेक्शन में डालेंगे। जो अभी भारत ने बनाई है उस वैक्सीन का नाम क्या है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट करके। भारत का पहला, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहां पे, भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला लेदर पार्क कहां पर है? ठीक है, भारत का पहला लेदर पार्क कहां पे है? तो ए ऑप्शन यहां पे है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, या डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। आपके पास 30 सेकेंड है, यू हैव ओनली 30 सेकेंड टू सबमिट योर आंसर। फटाफट अपने आंसर को सबमिट कर दें। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो भी अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं इसका डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन ये है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, यहां पे लिंक पड़ा होगा, लिंक को क्लिक करेंगे, आप वेबसाइट पे जाएंगे आईएएस गुरु दीपक सिंह, और इस वेबसाइट पे आईएएस गुरु दीपक सिंह वेबसाइट पे आप चले जाएंगे और वहां पे आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ का आईएएस गुरु दीपक सिंह जो चैनल है, सॉरी, जो हमारा जो वेबसाइट है, वहां पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको न केवल क्वेश्चन मिलेगा बल्कि इसका एक्सप्लेनेशन भी वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का पहला लेदर पार्क, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अच्छा प्रयास किया है। नितेश जी हैं, पूजा जी हैं, आशीष जी हैं, यहाँ पे विजय जी हैं, गोलू जी हैं, प्रशांत जी हैं, सुनील जी हैं, और यहाँ पे आशीष, नितेश, सोनम, मुरली, श्रेया, सुनील, बहुत सारे लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब हियर बट योर टाइम अप। अब यहाँ पे देखिए, यहां पे मैं बताऊं तो पहला लेदर पार्क अभी योगी साहब ने उत्तर प्रदेश में ऐसा बनाने की घोषणा किया है। नाम है इसका लेदर पार्क, यानी चमड़े का एक पार्क होगा। पार्क का मतलब समझिए चमड़े का कुछ जो विशेष वस्तुएं बनती हैं, इस तरह की वस्तुएं इस पार्क में बेचने के लिए रखी जाएंगी और यहां से लोग खरीद सकते हैं। और आपको पता है चमड़े के लिए यानी लेदर के लिए यानी चमड़े के लिए बहुत ज्यादा जो फेमस है वो कौन है? तो वो सभी लोगों को पता होगा, कानपुर। चमड़े के लिए फेमस कौन सा है? कानपुर में। तो यूपी के कानपुर में ऐसा पार्क बनेगा
और यहां पे अगर आप देख पाएंगे तो कानपुर में जो ये पार्क बन रहा है, ढंग से समझिएगा, ये कानपुर में जो पार्क बन रहा है, लेदर पार्क बन रहा है, अब आता है कि ये किस गांव में, मतलब कानपुर के एक गांव में बन रहा है, ठीक है। और इस गांव का नाम है रमईपुर। क्या नाम है? रमईपुर। तो रमईपुर में बन रहा है, यहां पे एक गांव है जिसका नाम है रमईपुर, यहां पे ही बन रहा है क्या, लेदर पार्क बन रहा है। और ये किस राज्य से संबंधित है, तो सबको पता होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उसके पहले हम थोड़ी बहुत बातें उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश को अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश यहां पे आपको दिखाई दे रहा है यूपी, ठीक है। यूपी कितने राज्यों से लगा हुआ है, तो सबसे पहले देखते हैं, ये अपना यूपी है, फटाफट इसे देख लेते हैं, ये अपना यूपी है। और अगर आपसे पूछा जाए यूपी कितने राज्यों से लगा हुआ है, तो एक तो बिहार हो गया, दूसरा झारखंड हो गया, तीसरा यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, चौथा मध्य प्रदेश हो गया, पांचवा जो है राजस्थान हो गया, छठा अगर देखोगे तो हरियाणा हो गया, यहाँ पे छठा हरियाणा हो गया, और सातवां, ठीक है, सातवां उत्तराखंड। और अगर दिल्ली को ले लोगे तो दिल्ली यहाँ पे आठवां हो जाएगा। टोटल जो है 8 राज्य हो जाएंगे। कितने राज्य हो जाएंगे? 8 राज्य। लेकिन यहाँ पे जो एक राज्य है, जो यहाँ पे -1 कर देते हैं, ये कौन सा है? दिल्ली है। क्यों? क्योंकि ये पूरा राज्य नहीं है, ये क्या है? दिल्ली संघ शासित क्षेत्र है, संघ शासित क्षेत्र है। तो अगर संघ शासित क्षेत्र को निकाल देंगे तो टोटल 7 राज्यों से लगा हुआ है। कितने राज्यों से? 7 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी जो राजधानी है सबको पता है, लखनऊ है। कहां है? लखनऊ है। इसके जो सीएम है, यानी चीफ मिनिस्टर हैं, यानी मुख्यमंत्री हैं, योगी जी हैं, ठीक है, आदित्यनाथ योगी जी हैं। यहां पे जो राज्यपाल है, राज्यपाल उसका उनका नाम है, राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा ये केवल उत्तर प्रदेश, आनंदीबेन पटेल। तो ये जो उत्तर प्रदेश की नहीं, बल्कि ये जो है मध्य प्रदेश की भी क्या है? राज्यपाल है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक ही राज्यपाल है जिनका नाम है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पे एक तो लखनऊ है जो इसकी राजधानी है, और दूसरा यहां पे अगर आप देखोगे तो एक वाराणसी है, ठीक है, लखनऊ वाराणसी। और लखनऊ में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। जो लखनऊ में है उसका नाम है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ठीक है, चरण सिंह एयरपोर्ट है, यानी जो हवाई अड्डा है चौधरी चरण सिंह। और इसके अलावा अगर आप वाराणसी में देखोगे तो वाराणसी में यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप देखोगे तो हाल ही में एक जो है यूनिक चीज आपको पता है, नोएडा में योगी साहब ने हाल ही में क्या है? फिल्म सिटी। कौन सी सिटी? फिल्म सिटी के बारे में बात किया था। ऑपरेशन दुराचारी यानी योगी साहब जो अभी जो लोग यहां पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू थी, बट वो रिजॉल्व हो चुकी है। पता नहीं, हो सकता है मेरे एंड से है या फिर आपके एंड से है। यहाँ की टीम ने बताया तो मैंने थोड़ा बहुत ध्यान दिया। 2-3 बातें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, कोई नहीं, अब सारी चीज़ें सही हो गई हैं वापस से, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, पहली चीज़ तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सब लोग जानते हैं। यहाँ पे एक तो वाराणसी है, दूसरा लखनऊ है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह है। इसके अलावा वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे 2-3 बातें आपको ढंग से याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो ऑपरेशन दुराचारी कहाँ पे है? तो ये ऑपरेशन दुराचारी अभी शुरू हुआ है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे अभी जो आप लोगों को पता है, यहाँ पे नोएडा है, तो नोएडा में अभी फिल्म सिटी की भी बात कर रहे थे। कौन सा? फिल्म सिटी। कौन? अभी योगी जी अभी ये फिल्म सिटी की बात कर रहे थे, कहाँ पे? नोएडा में। ये ध्यान में रखना। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में 2-3 बातें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट करके, लेकिन क्वेश्चन अभी आज का सेशन यहीं पे एंड करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो ये कि जितने लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस सेशन को लाइक जरूर करें और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है, इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आप जो है इस नंबर पे यानी 9971609914 पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस नंबर पे, ठीक है, मैसेज भेज के, मतलब आपको अपना नाम भेजना पड़ेगा, नाम भेज के यहाँ पे ग्रुप में जोड़ सकते हैं।
और जो ग्रुप है वह ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर इस नंबर पे चाहे तो नाम भेज के इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, यानी नीचे अगर आप जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाते हैं, तो वहां पे ऑलरेडी आपको टेलीग्राम और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करते हुए आप कहाँ पे, आप ऑलरेडी टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ऑलरेडी आईएएस और पीसीएस की क्लासेज ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं, तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेज ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके संपर्क में कोई है तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप फटाफट यहाँ पे बेल भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होता है, जब भी मैं लाइव हूँगा तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन जो होगा उसको आप प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट आपका क्वेश्चन मैं पहले ले लेता हूँ, ठीक है। आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। आज का जो सभी क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो आगे आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। तो ध्यान में रखिएगा, यहां पे वही क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके लाता हूं जो ऑलरेडी एग्जाम में छपेंगे, तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो भारी पड़ जाएंगे। यहाँ पे कई लोग बोल रहे हैं गुड नाइट। श्रेयस जी यहाँ पे बोल रही हैं सॉरी मिस्टेक हो गया। युवराज जी बोल रहे हैं, यहाँ पे मुरली जी बोल रहे हैं गुड नाइट। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पुटअप कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। फिल्म सिटी विजय जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे फिल्म सिटी बन रही है नोएडा में, बिल्कुल आप सही हो। यहाँ पे राजा राम जी बोल रहे हैं, गौतम, बहुत सारे लोग, श्रेया को प्रॉब्लम आ रही थी। इसके अलावा अगर मैं देख पा रहा हूँ तो राहुल, विजय, आंचल को ये प्रॉब्लम आई। किसी का कोई क्वेश्चन है यू कैन पुट अप द क्वेश्चन, ठीक है। श्रवण जी बोल रहे हैं सर माओवादी क्या होते हैं। माओवादी समझिए, अगर मान लीजिए एक तो आतंकवादी होते हैं, ठीक है। आतंकवादी का नाम सभी लोग जानते हैं, आतंकवादी एक होते हैं। आतंकवादी का मतलब है कि जो गलत या फिर जो क्राइम करते हैं, या आप लोगों ने काफी बार सोचा है, लेकिन ये जो भी होंगे अगर देश के बाहर के लोग हैं, अपने देश के बाहर का कोई व्यक्ति है, और देश के बाहर का कोई व्यक्ति अपने देश में यानी भारत में कोई गैर कानूनी काम कर रहा है। गैर कानूनी काम का मतलब कोई बम विस्फोट या कुछ भी गैर कानूनी कर रहा है, तो इसे आतंकवादी समान स्तर पर माना जाता है। लेकिन अगर अपने देश का अंदर का ही कोई व्यक्ति गैर कानूनी काम कर रहा है, कब्जा कर रहा है, दो लोगों को मार रहा है, तो इन सारे लोगों को माओवादी बोला जा सकता है। लेकिन यहां पे माओवादी अगर आप बोलोगे तो ये एक विचारधारा है, ध्यान में रखना, माओवादी एक विचारधारा भी है, ठीक है। मैं इस विचारधारा को बिल्कुल भी गलत नहीं मानता हूं, और मैं न तो इसका सपोर्ट में हूं, ना ही मैं इसका अपोज भी करता हूं। तो अगर अब मैं बात करूं माओवादी, तो माओ जो है एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, तो इनकी एक विचारधारा है, इनकी विचारधारा को जो फॉलो करते हैं उनको माओवादी बोला भी जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं गौतम बुद्ध नगर, बिल्कुल नोएडा का नया नाम अभी पड़ गया है गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पे है नासिक में कौन सी नदी बहती है। अब नासिक, ये वाला क्वेश्चन है तो आप ध्यान में रखिएगा, मुंबई में और नासिक, तो यहां पे देख पा रहे होंगे नासिक से कौन सी नदी बहती है। जिनको पता हो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दें, ठीक है। रिवर ऑन द बैंक ऑफ, ठीक है, रिवर ऑन द बैंक ऑफ नासिक, ठीक है। तो ये फटाफट जिनको पता हो आंसर दे सकते हैं, ऑन द बैंक ऑफ नासिक। ध्यान में रखिए, फटाफट अपने आंसर को सबमिट करिए। मैं देख पा रहा हूं ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन मैं प्रॉपर उनको देख नहीं पा रहा हूं। ऑन द बैंक ऑफ नासिक, ये ध्यान में रखिएगा। तो नासिक के किनारे ये कौन सी नदी बह रही है, फटाफट अपने आंसर को सबमिट करिए। यहाँ पे कुछ लोगों का आंसर पॉजिटिव रिस्पांस आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का आंसर आ चुका है, कुछ लोग ऑलरेडी जानते हैं इसको, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। मैं अभी फाइनली आंसर दे दूंगा, ठीक है। गोदावरी नदी आ गया है यहाँ पे, राहुल जी का आंसर है, बिल्कुल सही है, नासिक से गोदावरी, बिल्कुल। सोनम जी का आंसर आ चुका है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आंसर दे चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टाइम काफी पहले से ही ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, ध्यान में रखिएगा, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल 9 बजे सेम टाइम पे। डेली हमारा लेक्चर 9 बजे हो रहा है, तो सेम टाइम पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।